हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फोटोन लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे। राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांत डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में शामिल हैं। डीपीएसपी का जो सोर्स है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाद में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। सो भारतीय संविधान के लिए जो डीपीएसपी का सोर्स है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डीपीएसपी आखिर होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और भारतीय संविधान में इसे क्यों अपनाया गया। वी नो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 जस्टिस: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। Part 3 of the Constitution contains the fundamental right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. These 6 rights provide political justice to the people of India. यह फंडामेंटल राइट ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट, अब देखिए स्टेट टर्म आर्टिकल 12 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है। स्टेट टर्म के अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी लाइक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये सब शामिल हैं। सो फंडामेंटल राइट ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट ऐसा कोई लॉ और पॉलिसी ना लेकर आए जो किसी के फंडामेंटल राइट का हनन करे। वी नो दीज राइट्स आर जस्टिशिएबल। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट होता है तो यह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में उस लॉ और पॉलिसी या ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। सो फंडामेंटल राइट एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक नेगेटिव और प्रोहिबिटिव कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट को मींस स्टेट को लॉज पॉलिसीज बनाने से रोकता है। और फंडामेंटल राइट यह एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, उसके राइट्स को गवर्नमेंट्स लॉ पॉलिसीज की आर्बिट्रनेस से प्रोटेक्ट करता है। सो यह एक तरह से पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 66A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब 66A के तहत जब भी कोई ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू पोस्ट या किसी को भेजा जाता था तो यह एक पुनिशेबल ऑफेंस था। बट दिस लॉ वाज ऑफन मिसयूज्ड बाय पुलिस। इस एक्ट के तहत जो सोशल और पॉलिटिकल इशू पे क्रिटिकल कमेंट करता या इससे रिलेटेड कोई पोस्ट डालता तो पॉलिटिकल रिवेंज निकालने के लिए पुलिस से उसको अरेस्ट करवा लिया जाता था, जिससे बहुत सारे सोशल वर्कर, पॉलिटिकल क्रिटिक की हरासमेंट हुई। सो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए इस एक्ट को क्वैश कर दिया। तो फंडामेंटल राइट एक तरह से कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जस्टिशिएबल है। जब भी फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है या कोई ऐसी पॉलिसी डेरोगेटरी आती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके 5 तरह की रिट्स हैं
तो उन रिट के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपने आप के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की। अभी तक हमने बात की थी पॉलिटिकल जस्टिस की, अब हम बात करेंगे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं, उसको प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट या स्टेट, मतलब गवर्नमेंट और स्टेट एक ही चीज है, की होती है। सो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह सुनिश्चित करते हैं कि स्टेट कोई भी लॉ और पॉलिसीज बनाते वक्त यह ध्यान रखे जिससे लोगों का सोशली और इकोनॉमिकली विकास हो। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी put moral obligation on the state to formulate policies, makes law that provide social and economic justice. So directive principle of state policy consists of all the ideals which state should follow. So according to article 37, directive principles are fundamental in governance of the country. And it shall be the duty of the state to apply these principles while formulating the laws. So आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग जो गवर्नेंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह की फंडामेंटल है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब कि वो नीति निर्देशांक, वो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट को, जब वो इंस्ट्रक्शन जिसको ध्यान में रखेगी जब भी कोई लॉ या पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाएगा, ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह का पॉजिटिव और अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट है जो स्टेट को लॉज एंड पॉलिसीज बनाने के लिए एनकरेज करता है, जबकि फंडामेंटल राइट एक क्या था, नेगेटिव और प्रोहिबिटिव कॉन्सेप्ट था जो ऐसे आर्बिट्री डेरोगेटरी लॉज बनाने से रोकता था। यहाँ पे ये एनकरेज करता कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज और लॉ बनाएं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जैसे फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। आप कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि किस गवर्नमेंट ने हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू नहीं किया, जहाँ लॉ बनाते वक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ध्यान नहीं रखा गया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो किसी सरकार ने इलेक्शन से पहले 1 लाख नौकरी और कुछ पैसे आपके खाते में डालने का वादा किया हो, पर सत्ता में आने के बाद उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, तो आप इससे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि इन्होंने हमसे झूठा वादा किया था। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल। अब देखिए आजकल डिबेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की चल रही है। आर्टिकल 44 हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है कि कानून हमेशा सारी कंट्री के अंदर बराबर हो, किसी भी धर्म, जाति या कोई समुदाय के बेसिस पे अलग अलग कानून ना हो। सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने उसको लागू करने की हिम्मत नहीं की। सो आर्टिकल 44 इट्स डिपेंड ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको लागू करे, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहे तो इसको लागू ना करे। सो अगर गवर्नमेंट इसको लागू नहीं करती है तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोर्ट में ले जाकर इन्फोर्सेबल करवाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सो अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे। आइडियोलॉजिकल सोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है वो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल
दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल। थर्ड है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या होता है? समाजवादी सिद्धांत। ये प्रिंसिपल समाजवाद यानी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे आधारित है। अब सोशलिज्म क्या है? यह एक ऐसे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है जिसमें समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज हो। जैसे समाज में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, भाषा आदि के नाम पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव ना हो। अंडर सोशल इक्वालिटी एवरीवन हैज इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। और इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या होता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है, कलेक्टिव ऑनरशिप की बात की गई है, कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, और गवर्नमेंट प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशलिज्म। सो ऐसे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्लासिफाई किया है। अब हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासिफाई किया गया है उसके आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 38 क्या कहता है? द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting social order, by ensuring social, economic and political justice, and by minimizing inequalities in income, status, facility and opportunity। स्टेट ये ध्यान रखे ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करे, प्रोटेक्ट करे उसको, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो और जिसमें इनक्वालिटीज़ को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, चाहे वो इनकम बेस्ड है, चाहे वो स्टेटस बेस्ड है, फैसिलिटी बेस्ड है या अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है और गरीब को कम दी जा रही है। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इज पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, आर्टिकल 39 जो है, राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल द सिटीजन। रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिलना चाहिए। द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनर टू दी सर्व द कॉमन गुड। जितने भी पब्लिक मटीरियल, पब्लिक रिसोर्सेज हैं, उन सबको ऐसे ऑर्गेनाइज करो ऐसे कि वो उसका बेनिफिट सबको कॉमन, सबको मिले। द स्टेट शैल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड। ऐसा ना हो कि एक ही आदमी पूरे कंट्री की जीडीपी लेके बैठा हो, और ऐसा हो भी रहा है। स्टेट ऐसी अभी तक पॉलिसी नहीं बना पाया, हालांकि बनाई हुई है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। अभी भी बहुत सारे 10% लोगों के हाथ में ही पूरी कंट्री की वेल्थ है, और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सो ये स्टेट को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। चाहे औरत है चाहे मर्द, अगर एक ही काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि वुमन ये सोच के कि वुमन तो कमज़ोर है इसको कम सैलरी दो। जैसे बॉलीवुड के अंदर हमेशा ये डिबेट रहती है कि वो एक्ट्रेस और एक्टर दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड के अंदर आदमी जो एक्टर है, वो एक्टर को ज़्यादा पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी अभी भी मेल डोमिनेंट है। तो उनको ये लगता है कि जो मूवी सबसे ज़्यादा चलती है वो एक्टर की वजह से चलती है, और एक्ट्रेस का एक साइडलाइन रोल हो जाता है। लेकिन मूवी के अंदर दोनों के किरदार की सेम इम्पोर्टेंस है, बट जो सैलरी है या जो उनको पे मिलती है, जहाँ उनको जो पैसा मिलता है वो इक्वल नहीं है। तो ये हमेशा डिबेट का इशू रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों को क्या मिलती है? बराबर सैलरी मिलती है। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। पहला, द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द हेल्थ ऑफ द वर्कर। फैक्ट्री एक्ट्स हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? ये वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं,
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है। तो ये सारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बेस्ड है। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, बच्चों को बचाने को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए, ये तो बच्चों का फंडामेंटल राइट भी है। जैसे पॉक्सो एक्ट है सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए। तो ये सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आर्टिकल 39 में आते हैं। आर्टिकल 39A जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। अब कोर्ट में कोई केस आ गया है, अब कोर्ट केस लड़ेगा किसके थ्रू आदमी, वो वकील के थ्रू। अब वकील को क्या चाहिए, पैसा, और हर बंदे के पास पैसा नहीं है। अब गरीब क्या करेगा, उसको तो जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का श्योरिटी देने के लिए, सिक्योर करने के लिए आर्टिकल 39 के तहत फ्री लीगल एड गरीबों को मिलनी चाहिए। तो तभी तो अभी सरकारी वकील का क्या काम है, चाहे वो कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो गरीब है, वुमन है, कोई पिछड़ी जाति का है, अगर वो एक्सेस नहीं कर सकता, खुद अपने किसी लॉयर को हायर नहीं कर सकता, तो वो गवर्नमेंट वकील की हेल्प ले सकता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। ओल्ड एज को क्या चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए, उसको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई डिसेबल पर्सन है, उसको उसके टाइप की जॉब चाहिए, उसकी लिवलीहुड के लिए जो जो बनता है, उनके लिए सेपरेट वॉशरूम चाहिए। डिसेबल पर्सन के लिए ट्रेन्स, बसेस, उनके अंदर स्पेशल सीट्स चाहिए, उनको रिजर्वेशन चाहिए। तो ये सारा आर्टिकल 41 के तहत है। इसके तहत ही स्टेट क्या पॉलिसीज बनाती हैं। आर्टिकल 42, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसके अंदर ऐसे ही वर्क कंडीशंस बनाओ फैक्ट्री के अंदर, कोई जहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस है, कोई भी जहाँ पे वर्कर जाते हैं काम करने के लिए, उनको ऐसा बनाओ कि वहाँ पे उनके जो मैटरनिटी रिलीफ है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जिसके अंदर 26 वीक तक के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, आर्टिकल 43, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम कोड ऑफ वेजेस अभी आया है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, यही तो है कि वर्कर्स को कम से कम इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए, ये ना हो कि उसका शोषण हो जाए। 43 है, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री यूनियंस, ये क्या है, ये आर्टिकल 43 में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडस्ट्री के अंदर वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट के अंदर, कोई डिसीजन लेने में। आर्टिकल 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। लोगों का जीवन का स्तर बढ़ना चाहिए, उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल लिवलीहुड मिशन के तहत, अन्नदाता योजना के तहत सबको क्या मिल रहा है, फ्री में फूड अनाज मिल रहा है। तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट, वो कौन डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट फॉर आर्टिकल 47। उनको न्यूट्रिशन फूड, राइट टू न्यूट्रिशनल फूड। जैसे गवर्नमेंट क्या चलाती है, पोषण माह चलाती है। तो ये सारे क्या है, ये डायरेक्शन किससे मिल रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिल रही हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो DPSP आधारित होती हैं। तो उनमें से एक है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स को आर्टिकल बाय आर्टिकल। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स है क्या, देखिए, महात्मा गांधी हैड ए ग्रेट विजन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। उनका मानना था कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो रूरल इकोनॉमी के ऊपर टिकी हुई है, गाँव की।
अगर गांव का विकास होगा, रूरल इकोनॉमी का विकास होगा, तो ऑटोमेटिकली कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो हिज कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंटेन सेल्फ सफिशिएंसी, इंटरडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर गांधी प्रिंसिपल में विलेज पंचायत की बात की गई है, रूरल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट की बात की गई है, तो ये सारे गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर आधारित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो आप अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आर्टिकल जो 40 है वो क्या कहता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज the state shall take steps to organize village panchayat as a unit of self government। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या कहती है कि स्टेट को ये स्टेप उठाने चाहिए, तो स्टेट ने लिए भी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज आया, तो जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट, गांव के अंदर पंचायतें बनी, जो सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया गया कॉन्सेप्ट है। आगे आर्टिकल 43 क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री एंड ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन द रूरल एरिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप बना के लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाई हुई हैं, जैसे अमूल भी उनमें से एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारे विलेजेस के किसानों ने मिलके एक सोसाइटी बनाई जो आज सारे इंडिया को दूध प्रोवाइड कर रही है। ऐसे ही किसानों के बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स बने हुए हैं। ये सारा गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल गांधी फिलॉसफी से प्रभावित होकर कर रही है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बन गई हैं, तो ये 43 भी, और ये 43 भी जो आर्टिकल है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत ही ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? वो डेमोक्रेटिक वे से चलेगी। डेमोक्रेटिक वे का मतलब लोगों द्वारा। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है? द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, particularly that of the scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section। जो बैकवर्ड एजुकेशनली सोशली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए, उनको आगे लाओ, उनको स्पेशल एजुकेशनल के लिए उनको प्रमोट करो, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, उनको रिजर्वेशन दी जाए। एक तरह का रिजर्वेशन एक कॉन्सेप्ट क्या है? वो लोगों को आगे लाने का कॉन्सेप्ट है जो पीछे रह गए हैं। आर्टिकल 47 द स्टेट शैल टेक स्टेप टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजरीज टू द हेल्थ। नशे रोको। अब देखो पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, पंजाब के अंदर, अब हरियाणा के अंदर, कश्मीर के अंदर, बहुत सारी स्टेटों के अंदर चिट्टा फैल गया, जिसको क्या कहते हैं ड्रग्स, एक तरह का हीरोइन हो गया। अब ये क्या है? इंजरीज टू हेल्थ है। अब इनको कौन रोकता है? गवर्नमेंट रोकती है। अब तंबाकू है, तंबाकू भी क्या करता है? तंबाकू इंजरीज टू हेल्थ है, उसको कंट्रोल करने के तरीके हैं जैसे, लेकिन एक तरीका क्या है? कंट्रोल टैक्सेस को बढ़ा दो, तो ये गवर्नमेंट उनको भी लोग कम से कम यूज़ करें, इसलिए उनके ऊपर टैक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। रोक इसलिए नहीं सकते क्योंकि रेवेन्यू का बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। एक्चुअली में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है लिकर से, दारू से। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी दारू वाले, वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन टैक्सेस लगते हैं, जो सेस टैक्स लगता है, तो वो ड्रिंक्स के ऊपर लगता है 1% 2%। तो उसमें क्या होता है कि जो कई बार मजाक चलता है, तो मजाक में ये कहा जाता है कि दारू वाले पूरी कंट्री को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं वो। तो वो जो टैक्सेस है वो उनको महंगा इसलिए किया जाता है ताकि लोग कम कंज्यूम कर सकें।
सो ये एक तरह की वन ऑफ द वे है टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग और ड्रिंक्स और ड्रग्स दैट आर इंड्यूस टू हेल्थ। आर्टिकल 48 क्या कहता है? टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। गौ रक्षक आजकल बैन कर दिया गया है, काऊ की हत्या। तो ये क्या है? ये गांधीन प्रिंसिपल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के बारे में। देखिए लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म इंडिविजुअल राइट की बात करता है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी की बात करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसजेंडर अपने राइट मांग रहे हैं, सेम सेक्स मैरिजेस आज के टाइम पे एक हॉट टॉपिक से डिबेट है इंडिया के अंदर। इंडिविजुअल, हर पर्सन की अपनी एक लिबर्टी हो, अपने उसके राइट हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, उसके अपने पॉलिटिकल राइट हो, तो ये लिबरल कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी क्या है? कि लिबरल कॉन्सेप्ट है। तो लिबरल जो फिलॉसफी है कि पॉलिटिकल मॉरल फिलॉसफी बेस्ड ऑन द राइट ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी, कॉन्सेंट ऑफ गवर्नड, पॉलिटिकल इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे के कॉन्सेप्ट क्या हैं? लिबरलिज्म के हैं। सो लिबरल इंटेलेक्चुअल को बेस पे हमने जो क्लासीफाई किया है उनमें से पहला आर्टिकल है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है? एक मैरिज लीगल है। मुस्लिम मैरिज एक्ट में 3 मैरिज लीगल है। सो ये जो सिविल जो मैटर्स है सोसाइटी के, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए? स्टेप उठाने चाहिए। तो दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 इसको डिफाइन करता है। ये क्या है? लिबरल कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक उसकी एजुकेशन और उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को उठानी चाहिए। गवर्नमेंट को उसके लिए स्टेप उठाने चाहिए। और राइट टू एजुकेशन तो अब क्या है? फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल 48, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। पोल्ट्री फार्म है, एनिमल जैसे हमारी डायरीज हैं, ठीक है, मिल्क के लिए एग्रीकल्चर, उनको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन पे डेवलपमेंट करवानी चाहिए। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेनी चाहिए, जैसे नाबार्ड बनाया है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल बैंक, आरआरबी बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट उनके लिए क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को लोन दिए जाते हैं, सपोर्ट किया जाता है किसानों को, यूनिवर्सिटीज़ को फंड दिए जाते हैं रिसर्च के लिए, ताकि मॉडर्न लाइंस पे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो। तो ये कौन करता है? गवर्नमेंट्स करती हैं। तो आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरनमेंट एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है। ये क्या है? ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है? द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। जो स्टेट है वो जितने भी मोनूमेंट्स हैं, चाहे वो जैसे ताजमहल है, लाल किला है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट क्या करे? स्टेप उठाए। आर्टिकल 50, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखे, ये ना हो कि एग्जीक्यूटिव के जुडिशरी अंदर आ जाए। सो एग्जीक्यूटिव के अंडर जुडिशरी आ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा? जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा।
अब जुडिशरी का काम क्या है? कंट्रोल करना कि कोई एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट, कोई ऐसा पॉलिसी नाम ला दे जिससे फंडामेंटल राइट का क्या हो जाए, वायलेशन हो जाए, या ऐसा आर्बिट्रेरी लॉज ना क्रिएट कर दे, या कोई इस तरह ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी ना ले आए जिससे लोगों को वेलफेयर की जगह लोगों को नुकसान होने लग जाए, लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला जाए, लिबर्टी चली जाए। तो ये प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी करती है। अब जुडिशरी को अलग रखा जाएगा तभी तो जुडिशरी वर्क करेगी। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया गया है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? इट डिक्लेयर दैट टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल इंडेवर टू। इंटरनेशनल लॉ बनाओ, इंटरनेशनल लॉ ऐसे हों कि सभी कंट्री के अंदर अपनी डिप्लोमेसी अच्छे तरीके से वर्क करे, सभी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हो, इकोनॉमिक टाइज हो, नेबरहुड पॉलिसी जैसे हमारी है बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ। हालांकि पाकिस्तान के साथ हमारी थोड़ी अच्छे नहीं संबंध है, लेकिन दूसरी कंट्री के साथ तो अच्छे संबंध हैं। अमेरिकन रिलेशंस हैं, रशियन रिलेशन है, इजराइल के साथ हमारे टाइज हैं। तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो उसको क्या करे? प्रमोट करे। तो ये था आर्टिकल 51, ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक, जिसके अंदर हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल किया है। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल बेस पे भी आ सकते हैं, अमेंडमेंट बेस पे भी आ सकते हैं, और कुछ फिलॉसफी बेसिस पे भी आ सकते हैं, जिसको एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के क्वेश्चंस को करेंगे। 20 क्वेश्चन हम DPSP के ऊपर करेंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो पता लग जाएगा और आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, और अभी हम नए नए हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, फोटोन लर्निंग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करेंगे।